अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ आज मौजूद हैं बलूचिस्तान कोयटा से सीनियर जर्नलिस्ट शहज़ादा जुल्फ़कार। हम बात करेंगे निजी जेलों की। जी हाँ, प्राइवेट जेल पाकिस्तान में ये बात हो रही है 21वीं सदी की। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के हवाले से अंग्रेज़ी रोज़नामा डॉन की एक बहुत बड़ी खबर है। ये तहकीकाती रिपोर्ट छपी है जिसमें ये कहा गया है कि बलूचिस्तान में बलोच सरदारों ने अपनी निजी जेलें बना रखी हैं, जहां से रिहाई पाने वाले बहुत से मुतासरीन के इंटरव्यूज़ भी फ़र्जी नामों के साथ शाया किए हैं। डॉन अखबार ने आज इन निजी जेलों के हवाले से हम बात करेंगे। ये बहुत ही एक बड़ी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। यानी पाकिस्तान के तहत लिबर्टी जो है, शख्सी आज़ादी जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ज़िंदा रहने का जो हक़ है और तशद्दुद के अगेंस्ट जो आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, इन सब बुनियादी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है ये निजी जेलों का मामला। और ये मामला पहली बार मीडिया में या अखबार में नहीं आया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी 2006 में भी बलूचिस्तान में निजी जेलों के हवाले से एक सो मोटो नोटिस लिया, उसका फॉलोअप हुआ और उस वक्त भी एक बलोच सरदार की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए गए, मगर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद ऐसा ना हो सका। और उसके बाद हमने देखा कि फरवरी में 3 अफराद की लाशें बलूचिस्तान के एक कुएं से निकली। जो ये वो इलाका है और मुबैना तौर पे जो मुतासरीन के जो लवाकिन हैं उनका ये दावा था, इल्ज़ाम था कि जो मवासलात के वज़ीर हैं बलूचिस्तान के सरदार अब्दुल रहमान कैथरान, उनके इलाके में उनकी निजी जेलों में मुबैना तौर पे इन अफराद को रखा गया था। वो मामला भी अभी तक सामने नहीं आ सका। मगर जो अखबार की रिपोर्ट है इसकी चंद हाइलाइट्स आपको बताते चलें, फिर हम शहज़ादा जुल्फ़कार जो इस वक्त हमारे साथ कोयटा से मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक ताकतवर सरदारों को कानून की खुली खिलाफ वर्जी पर मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल है। सरदारों को इस इलाके में कौम परस्तों के खिलाफ एक मुहाफ़िज़ के तौर पर देखा जाता है। निजी जेलों का रुझान ज़्यादातर मशरक़ी और वस्ती बलूचिस्तान में मौजूद है, जहाँ सरदार कबाइलियों की ज़िंदगियों को अपनी जागीर समझते हैं और इनकी मौत की ताकत भी रखते हैं। निजी जेलों में मर्द और ख़वातीन सभी मौजूद हैं और इन जेलों में कैदियों को जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद के साथ जिनसी तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। इदारजाती हिमायत बलोच सरदारों को इस्तिस्ना के काबिल बनाती है। मुकामी इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे निजी जेलों से बखूबी वाकिफ़ हैं, मगर वो इन मुजरमाना कार्रवाइयों का जिक्र नहीं करते। तो शहज़ादा जुल्फ़कार साहब, बड़ी ही एक अंदोनाक किस्म की ये हक़ाइक़ हैं जो सामने आ रहे हैं। 21वीं सदी में भी बलूचिस्तान में बड़ी तादाद में मुबैना तौर पर ये निजी जेलें मौजूद हैं और उनसे रिहाई पाने वाले कुछ मुतासरीन के फ़र्जी नामों के साथ इंटरव्यू भी डॉन अखबार ने शाया किए हैं। आपका क्या तजर्बा है कि ये अभी भी ये मामला चल रहा है? और आखिर बलूचिस्तान में जहां हम सुनते हैं कि इतना बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी का ऑपरेशन हो रहा है, तो ये सिक्योरिटी का ऑपरेशन किसके खिलाफ है? देखिए, ये एक बहुत ही अलमिया है बलूचिस्तान में कि जो सरदार है, सरदार तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है। अब तो जो छोटे मोटे टकरी जिसको कहते हैं, जो छोटे मोटे उनके नायबीन हैं, वो भी इन तमाम कामों में इन्वॉल्व हैं और यही काम करते आए हैं। पिछले 10 साल पहले जितना खुजदार में, सुराब में, कलात में, लसबेला में जो काम होते थे, गाड़ियां चोरी करना, ट्रक चोरी करना, बसेस चोरी करना, एक खुली छूट थी उनको, लाइसेंस टू, वो क्या कहते हैं, टू किल। और ये काम जो है, मैं समझता हूँ कि स्टेट और स्टेट की एजेंसियों का और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का काम है कि वो कोई भी ऐसे काम हो जो इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी करें, उन पे वो क्या कहते हैं कि आयरन एक गिरफ्त उन पे जो डालें, आईनी हाथों से निपटें उनको। लेकिन बदकिस्मती से कि जो गवर्नमेंट को या स्टेट को सपोर्ट करता है और उसके बदले वो जो कुछ भी करता है तो वो फिर फ्री है, ये बदकिस्मती है। इसके बदले मैं समझता हूँ लोगों में बददिली ज्यादा है कि इसका मतलब ये तमाम डिप्टी कमिश्नर उसी के उस पे होगा, एसपी साहब जो है उसी के उस पे वो करेंगे, वो एमपीए भी है, मिनिस्टर भी है। और अगर एमपीए मिनिस्टर नहीं है
वो क्योंकि सरदार है वो सपोर्ट कर रहा है उसको। और अब तो एक और ट्रेंड भी बहुत हो गया है कि सरकारी सरदार बनना शुरू हो गए हैं। हम्म। ट्राइबल स्ट्रक्चर जो है वो तो ये है कि आपका बाप सरदार, उसका दादा सरदार, बेटा बन जाता था। और एक वक्त में बाप समझा जाता था, सरदार जो था वो लोगों का बाप था, वो उसकी इज्जतों का निगहबान था। वो उसकी तमाम उसको उसको सपोर्ट देता था कि बैरूनी ताकतें यानी दूसरी अगर ट्राइबल वो ताकतें अगर आपके खिलाफ कुछ करते हैं तो वो सबसे बड़ा उसका मुहाफिज होता सरदार। लेकिन अब बदकिस्मती से सरदार जो है वो वही काम करता है। पहले पुलिस एरिया में लोग गैर महफूज थे तो ट्राइबल एरिया में महफूज थे। अब पुलिस एरिया में लोग महफूज हैं, ट्राइबल एरिया में लोग समझते हैं कि ये सबसे ज्यादा हमारे लिए जो है एक ऐसा एरिया खतरनाक और डेंजर जोन आ गया। ये बदकिस्मती है। ठीक। मेरे ख्याल में ये जो रिपोर्ट है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट करे। जियाउल्लाह लांगो साहब खुद तो इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लें क्या और मालूम नहीं है, देखें अगर ये चीजें। शहजादा साहब, गवर्नमेंट ने ये निजी जेलें ख़त्म करने के लिए कुछ भी नहीं किया, और फिर सिक्योरिटी के इदारों ने क्यों नहीं किया? देखिए एक एक इस रिपोर्ट में ये भी है कि नवाब भुट्टी ने अपने मुखालिफिन जो सरफराज भुट्टी साहब वो थे, उनके वालिद साहब को और उनके चचा को अपने कैद में ये था। उसके बाद वो वहां से निकल के आए और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एफसी के हेडक्वार्टर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि ये देखें ये मोतबरीन है, ये इनके साथ हुआ है, ये कुछ हुआ। लेकिन नवाब भुट्टी नहीं रहे। पता चला कि जनाब सुई में इन्हीं लोगों ने वहां ढेरों जो है दर्जने अपने मुखालफिन को जेलों में रखा हुआ, बंद किया हुआ। तो ये एक ऐसा साइकिल है। आज मैं क्रिटिसाइज करूंगा लेकिन मैं जब पावर में आता हूं और मेरी ट्रैवल जो है वो ज्यादा वो होती है, मैं भी वही काम करूंगा क्योंकि मैंने अपनी डोमिनेट करना है अपने लोगों को। और जो बात चले। आप कह रहे हैं हुकूमत को बिल्कुल चले। मालूम है, थैंक हुकूमत को यू। मालूम है, हुकूमत को ये काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया थैंक शहजाद जुल्फ़िकार साहब। अब देखते हैं कि जब नए चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वो अपना ओहदा संभालते हैं, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के और आइन के मशहूर ज़माना अख्तियारात हैं सुओ मोटो नोटिस लेने के, वो क्या इस मामले में भी इस्तेमाल करेंगे कि नहीं। आपको ये भी बताते चलें, हम बात करेंगे बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगो से भी। मीर साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। ये जो डॉन अखबार की खबर है ये निजी जेलों के हवाले से, ये तो इंतहाई संगीन किस्म की इंकशाफात सामने आए हैं और शहरियों ने फर्जी नामों के साथ अपनी कहानियाँ भी सुनाई हैं। तो बलूचिस्तान में ये निजी जेलें कितनी हैं और हुकूमत क्या कर रही है? ये बलोच सरदारों के ऊपर इल्ज़ाम है कि उनकी निजी जेलें हैं, तो क्या कर रही है आपकी हुकूमत और आपकी वजारत इन निजी जेलों को बंद करने के लिए? देखिए, तो एक पाकिस्तान जैसे मजबूत रियासत में इस चीज का बिल्कुल कंसेप्ट ही नहीं होना चाहिए। मैंने सरकारी सतह पर जो है इसकी कमिश्नर्स को तकरीबन 1 साल पहले मैंने लेटर भेजा था एसीएस कोर्ट के थ्रू कि हमें बलूचिस्तान में जितने भी निजी जेल हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में उसकी रिपोर्ट दी जाए हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। मेरा जरिया तो यही सरकारी मशीनरी होता है, तो उस तमाम कमिश्नर की तरफ से ओके का लेटर आया कि कोई निजी जेल नहीं है। अलबत्ता प्राइवेट लोग शिकायत करते हैं, वो भी जिस तरह आपने देखा हम इस तरह चीजों से सामने कोई नहीं आता कहता कि इस तरह जेल है और मेरे साथ या मेरी फैमिली या किसी के साथ ये ज्यादती हुई है। बाकी जो कुछ सरदारों का आपने कहा वो इस किस्म के जेल नहीं होते कि बाकायदा जेल, वो बंदों को शायद उठाकर अपने घर में किसी जगह रख लेते हैं। जब सरकार जाता है तो वहां ना कोई हेल्प करने वाला होता है सरकार को कि ये जेल है, बल्कि इस तरह मीडिया और इन चीजों में आ जाते हैं, रियल सरकार की मदद कोई नहीं करता। अच्छा लांगो साहब, अब्दुल रहमान कैथरान जो हैं, सरदार अब्दुल रहमान कैथरान, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगते रहे हैं इससे पहले भी। और ये फरवरी में जो 3 डेड बॉडीज़ एक कुएं से मिली थी जो उनके इलाके में उनके अराजी के करीब का कुआं था, उस हवाले से तहकीकात क्या कहती है बलूचिस्तान हुकूमत की? देखिए, इस हवाले से पहले दिन से ही एक औरत की आपको पता है सोशल मीडिया पे एक वीडियो आई, उस वीडियो में सिर्फ उस औरत की बातें थी, उसका ना कोई वारिस आया। सोशल मीडिया एक कानूनी चीज नहीं होता है, ना सरकार के पास आया। फिर ये जो वाकया हुआ इसके बाद ना एफआईआर भी नहीं कटी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है उनके घर पे छापा मारा और वहां कुछ नहीं हुआ। वारकान में उनके घर पे छापा मारा, वहां नहीं थे, फिर उनको बाजियाब करके गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके जो है वो अदालत के हवाले कर दिया गया, पेश किया गया। तो आप
आपको पता है जब अदालत में केस चला जाता है उसमें फिर उनका कोई काम नहीं होता, वो इंसाफ दिलाना अदालत का काम होता है। हुकूमत ने अपने तमाम लवाज़िमात पूरी किए। तो लागू साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान में कोई निजी जेलें नहीं हैं। बहुत सीनियर जर्नलिस्टों ने, और आपसे पहले भी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि निजी जेलें मौजूद हैं और बलोच सरदारों के इलाकों में ये जेलें मौजूद होती हैं और माजी में भी ये सिलसिला रहा है। तो आप कहते हैं कि अब कोई भी निजी जेल नहीं है बलूचिस्तान में, या कोई सेफ हाउस भी नहीं है? देखिए, जरूर कबायली निज़ाम है, इधर सरकारी निज़ाम है, उनके तो बाकायदा जेल नहीं। कुछ लोगों को अगर कोई उनसे इख्तिलाफ करता होगा तो अपने घर में रखते होंगे। बाकी मैं आप समेत जिन मीडिया के दोस्तों ने, तो जो लोग घरों में इख्तिलाफ करने की बुनियाद पे शहरियों को अपने घरों में बंद कर देते हैं, तो क्या वो उसको निजी जेल नहीं कहा जा सकता? वो निजी जेल ही है, मैं यही कह रहा हूँ, वो निजी जेल है। लेकिन जब कोई उस बारे में हमें बाकायदा कुछ इतला नहीं कि जेल है, बाकी किसी को कोई अपने घर में बंद करता है। मैं खुद बहुत से लोगों को मैंने कॉल किए कि भाई मैंने सुना है कि आप जेल में बंद किया गया है, आपके भाई को जेल में फलाना सरदार ने बंद किया, तो कहते नहीं सर, आप रजामंदी से उनके घर में बैठे हुए। क्या इसकी वजह ये नहीं है कि लोग एतबार नहीं करते, एतमाद नहीं करते, हुकूमत बलूचिस्तान के ऊपर लोगों का एतमाद नहीं है, इसलिए वो शिकायत नहीं लगाते? आपका कोई इरादा है कि इस तमाम मामले में भरपूर अंदाज से किसी अदालती कमीशन के जरिए तहकीकात करवाई जाए निजी जेलों के हवाले से? जी जी, निजी जेलों के हवाले से जिस तरह मैंने आपको कहा कि मेरा जरिया, मेरा मशीनरी सरकारी मशीनरी होता है। मैंने कमिश्नर से सबसे रिपोर्ट मांगी, उन्होंने मुझे सब नील की रिपोर्ट दी है। बाकी इस हवाले से अगर कमीशन हमारी हेल्प करती है, लोग हेल्प करते हैं, कई निजी जेल है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। इस तरह ना हो कि हमारे सरदार के घर पर जाके छापे मारते जाए, वहाँ कोई जेल हो ना हो, उनकी भी चादर और चादर दीवारी की तकद्दुस होती है। लांगो साहब, ताकतवर सरदारों के से मुतल्लक हुकूमत तो कोई कार्रवाई करती नहीं है, तो बेचारे मजलूम, गरीब, कमजोर लोग कहाँ से सबूत लाएंगे? हुकूमत उस वक्त कार्रवाई करेगी कि जब हुकूमत को कोई रिपोर्ट करे। मैं 5 साल क्या ये एक पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी रोजनामा की ये तहकीकाती रिपोर्ट काफी नहीं है हुकूमत की कार्रवाई के लिए? देखिए, इस तरह तहकीकाती रिपोर्ट जर्नलिस्ट लिखते रहते हैं और उसमें जो है उनका अपना ख्याल होता है और अपनी तहकीक होती है। वो गवर्नमेंट के साथ इस चीजों को शेयर नहीं करते। आके गवर्नमेंट के साथ शेयर करें, ये पुलिस है, इधर जेल है, ये है। हम अगर हमने एक्शन नहीं किया उसके बाद गवर्नमेंट कसूरवार है। सिर्फ इस तरह कागजों में लिखकर कहानियों से इससे जो चीजें नहीं जाती हैं। बहरहाल ये रिपोर्ट यकीनी तौर पे आप पढ़ चुके होंगे अभी तक। आप तो इस वक्त शायद ये रिपोर्ट मैं अभी सफर में रिपोर्ट जरूर मैं पढ़ूंगा। इसमें ऐसा कुछ मौका जो जिसमें गवर्नमेंट एक्शन लेना चाहिए, मैं आपको इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मैं इसमें 1 मिनट देखना ही लगाऊँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीर ज़ियाउल्लाह लांगो साहब, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी महाज पे क्या हो रहा है। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें अभी ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार मुर्तज़ा सोलंकी और उनके साथ एक और सीनियर जर्नलिस्ट आमिर इलियास राना, जिनसे हम सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। मगर सबसे अहम इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं एडवोकेट हामिद खान, जो कि PTI के रहनुमा में हैं, और हाल ही में उन्होंने सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर के प्रोग्राम में ये कहा था कि जो पनामा केस में नवाज शरीफ को नाअहली की सज़ा दी गई थी, ये बहुत पहले से ये तय था कि उनको नाअहल किया जाना है। हामिद खान साहब की तरफ से ये बयान आया है और इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हामिद खान साहब। हामिद खान साहब, आप एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे थे कि क्या ये आपकी कोई मालूमात थी या आपका ये तज्जिया था? ये एग्जैक्टली इस बात का पस मंज़र क्या है और इसकी बुनियाद क्या है? इस बात में जी, ये जो आपने हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली जो थी वो पनामा केस से बहुत पहले तय थी। नहीं, पहले तय नहीं। मैंने कहा था कि
इससे फैसले पहले होते हैं इस्तेमाल अदलिया को कर लिया जाता है। तो मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में बात की जो यही ये केस नहीं बल्कि बहुत सारे केसेस ऐसे हमारी तारीख में हैं जिसमें कि अदलिया के जरिए जो मामला एस्टेब्लिशमेंट में हासिल करने होते हैं वो अदलिया को इस्तेमाल करके कर लेते हैं, और ये केस भी उनमें से ही एक है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पनामा केस में भी ये बुनियादी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट का फैसला था जो अदलिया के जरिए करवाया गया। यही बात मैंने कही। अच्छा, तो हामिद खान साहब, ये बज़ाहिर तो लग रहा है कि पहली बार आपने ये बात की है, मगर इससे पहले भी आपने अपनी जो ताज़ा तरीन किताब है हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान, क्या उसमें भी इसी बात का जिक्र है? और उसकी एग्जैक्टली उस किताब में आपने कैसे इस बात को बयान किया है? बस वही कि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही थी पैनामा पेपर्स के दौर में, पहले केस सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करने से हिचकिचा रही थी, फिर उसमें तब्दीली आती चली गई जैसे जैसे वक्त गया और रवैये में तब्दीली आती गई, और उससे ये नजर आया कि जैसे कि अब उनका साथ साथ सोच या रवैया बदलता चला गया। तो उसमें मैंने यही जिक्र किया कि डे टू डे हमने महसूस किया कि पहले सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इससे बचना चाहती थी इस केस में इन्वॉल्व होने से, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब केस चलने लगा तो उसमें तब्दीली आती चली गई, यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा मोड़ आया है वो मैंने डेट वाइज भी बताया है कि एक स्टेज पर तो ये बात की थी अदलिया ने, और हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कमीशन मुकर्रर कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को कमीशन मुकर्रर करेगी जो कि पैनामा पेपर्स लीक के बारे में इन्वेस्टिगेट करके इंक्वायरी करके रिपोर्ट सबमिट करे। ठीक। और इसके बारे में तो बल्कि चीफ जस्टिस जमाली साहब थे, उन्होंने मुझसे पूछा, ये गालिबन 3 या 4 नवंबर की बात है 2016 की, कि मैं आज मुकर्रर कर दूं कमीशन, हम आज मुकर्रर करते अगली तारीख से। तो मैंने कहा कि आप अगली तारीख पर ये मुकर्रर कर दें क्योंकि अभी उनका जवाब आना बाकी है। इसके पीछे सिर्फ मेरे दिन में था कि जवाब आएगा तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रिस्पोंडेंट जवाब जल्दी दाखिल करेंगे, अगर कमीशन के पास मामला चला गया तो मामला का चल जाएगा। सिर्फ इस वजह से तो, लेकिन अगली दफा था वो कमीशन से बाहर मामला उस वक्त गया जब वो एक कतरी की का खत आया है, और जैसे वो आया तो उस वक्त जो बेंच में जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब बैठे, उन्होंने देख के कहा कि नहीं, अब इस कमीशन की जरूरत नहीं है, अब तो हम फैसला खुद कर सकते हैं। वो एक बड़ा ट्रस्ट। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि आपको पहली बार कब एहसास हुआ कि ये तमाम मामला पहले से तयशुदा हैं? वो तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से केस एडमिट होता रहा हुआ। पहले तो ये था कि वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लग गए, हफ्ते जो है ऑब्जेक्शन नहीं पड़ा रहा, फिर हमारी अपील वो भी 3 हफ्ते बाद लगाई। मगर आप भी हामिद खान साहब, आप भी तो केस से अलग हो गए थे ना शुरू में, आप और नईम बुखारी साहब थे। बाद में हो गया था ना इस स्टेज पर आके, जिस स्टेज पर मुझे काफी हद तक यकीन हो गया कि यहाँ कुछ और बात है, सिर्फ क्वेश्चन ऑफ इंक्वायरी नहीं है, उससे आगे कुछ है। खासतौर पे जब ये बात कही उन्होंने खोसा साहब ने कि ये तो हम खुद फैसला कर सकते हैं, उस वक्त समझ में आया कि ये तो कुछ और हो रहा है। तो आपने इमरान खान साहब को बताया था इस बात का कि ये मामला कुछ और है? नहीं, खान साहब मेरा ख्याल था कि उनको पता ही है कुछ होगा, क्योंकि इसके ऊपर फिर बहुत सारे लोग थे उस वक्त जो तरह तरह की बातें खान साहब को बता रहे थे, कोई इधर की कोई उधर की। तो मामला हालात कुछ ऐसे बन रहे थे कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल था, और मुझे ये भी नजर आया था कि ये तो कुछ और खेल है। ठीक है, तो लगता है आपके ख्याल में इमरान खान साहब को भी इल्म था कि मामला कुछ और है, वो शायद वो इस सारे मामले का हिस्सा भी थे। बहुत शुक्रिया
एडवोकेट हामिद खान साहब, हमें वक्त देने का। तो सबसे पहले तो आमर इलियास राना साहब, ज़रा आपको क्या लगता है कि ये वो जो कहते हैं ना कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं, पीटीआई रहनुमा की तरफ से ऐसी बात अब सामने आई है जो कि हर तरफ से शुरू दिन से आ रही थी, और बहुत से कोर्ट रिपोर्टर्स हम जैसे भी जो कमरा अदालत में मौजूद होते थे पनामा केस के दौरान, उनको भी नज़र आ रहा था कि ये मामला क्या है। तो आपको क्या लगता है कितना बड़ा और कितना अहम इंकशाफ है ये एडवोकेट हामिद खान का? ये इंकशाफ नहीं, तारीख को दुरुस्त करने में काम आएगा। इंडिया ने नहीं लिखा था, इंडियन एक अखबार ने 16 में, आपके इलम में होगा, कि नवाज शरीफ को एक अदालती फैसले के जरिए अगले साल नायल कर दिया जाएगा। पता नहीं उनको कहाँ से पता चल गया था। और अनवर ज़हीर जमाली साहब ख़त्म जैसे बता रहे हैं वो, फिर खोसा साहब, क्योंकि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है जब जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लगाया था इस मुल्क में, भुट्टो साहब का तख्ता उल्टा था। और फिर जो मैं इसको इस निस्बत से बात कर रहा हूँ कि नसीम हसन शाह जो खोसा साहब के ससुर थे, उन्होंने इंकशाफ किया था कि हमें अपनी नौकरी प्यारी थी और हमने भुट्टो को फांसी दे दी। तो आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रहे, उन्होंने वो जो रेफरेंस पढ़ा है भुट्टो साहब का वो भी नहीं छेड़ा। और आपसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता कि वो 5-6 केस से ज्यादा तो लेते नहीं थे बतौर चीफ जस्टिस, और सीनियर मोस्ट जज के तौर पे वो 6-7 केस लेते थे। और आपको डॉक्टर नसीम हसन शाह और जस्टिस आसिफ सईद खोसा के बीच ताल्लुक का भी मालूम होगा। जी जी, मैं कह रहा हूँ उनके ससुर थे ना। जी जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ये कि वो ससुर थे उनके, और दामाद ने भी फिर वही काम किया जो हामिद खान साहब आप बता रहे हैं। हमें तो ये बात पहले पता है, जो अपोजिशन में सारे लोग आज हुकूमत में आ गए, वो जो कहते थे मरियम नवाज ने कहा केस ले आओ मेरे पास और हम तय करेंगे, यही बात हामिद खान साहब ने कही है ना कि वो अब हम खुद ही तय कर लेंगे, कमीशन वगैरह की जरूरत नहीं है। चीजें बिल्कुल सामने थी उस वक्त भी, और लोग जो बोल सकते थे बोल रहे थे, कहने वाले कह रहे थे। हम आज तक नहीं हटे इस बात से कि ये चीजें जैसे खोसा साहब बताते हैं चीजों को, उनके 2 भाई मुख्तलिफ उसमें थे, जो पुलिस सर्विस में थे और डीएमजी में थे। अब वो पीएस कहलाता है, वो बिल्कुल मतलब और नौयत में थे, ये किसी और नौयत में थे। और इन्होंने फिर, मुझे नहीं पता कि आप उस मीटिंग में थे कि नहीं, जब कोर्ट रिपोर्टर्स को उन्होंने इशारतन कहा था कि मुझे तो, जब बाजवा साहब का एक्सटेंशन केस लिया था तो उन्होंने कहा मुझे तो वो प्रेसिडेंसी की तरफ इशारा करके कहा कि मुझे तो यहाँ का कहा गया था। यानी गुस्सा, पर्सनल गेन्स किस हद तक थे कि आप पाकिस्तान को दाव पे लगा दें, मुल्क को दाव पे लगा दें, लेकिन पर्सनल गेन लें। चले हम अदलिया को जितना भी खड़े थे जहां राना साहब, हम अदलिया की बात नहीं है, अब हम अदलिया की बात अब कर रहे हैं। ये तो उन्होंने अपनी सीट पे बैठ के बताई थी ना बात। चलें राना साहब, वैसे अदलिया पे हम जितनी भी बात कर लें बहुत सेफ होता है। क्या जस्टिस आसिफ सईद खोसा या पनामा बेंच के जजेस से बड़े मुजरम जनरल फैज और जनरल बाजवा नहीं है? नहीं, तो आज वो खुद मान रहे हैं अपने जराइम। फैसला फिर वही आता है कि ये फैसले करेगा कौन। जनरल बाजवा जाते हुए इंटरव्यू दे गए, जावेद चौधरी साहब ने, आपने पढ़े नहीं किस्तों में कि इमरान खान साहब बैठ के कहते थे इसको अंदर भी करो, इसको नायल भी करो, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। बता के नहीं गए वो, और वो कहते हैं हम पीछे हट गए सियासत से। इससे बड़ा जुर्म आप क्या करेंगे, क्योंकि वो तो उनके 2IC हो गए ना। जनरल फैज जब थे DGC थे, फिर उसके बाद DGI बने ना, DGC के तौर पे उनके कारनामे थे ना ये वाले तो, और वो एडमिट हो रहा है। बिल्कुल, मतलब कौन करेगा? ये प्राइम मिनिस्टर करें, ये जज जो मौजूदा चीफ जस्टिस करें, कुछ लोग उस बेंच के हिस्सेदार थे जिनके ऊपर हामिद खान साहब कह रहे हैं कि मैं पीछे हट गया, कि मुझे समझ आ गई। हामिद खान साहब हिस्ट्री को दुरुस्त करते जा रहे हैं। फवाद चौधरी पे मुर्जा सोलंकी साहब की तरफ, जी मुर्जा सोलंकी साहब की तरफ जाना चाहूँगा। सोलंकी साहब, आज 5 जुलाई है, जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल्लाह, और फिर उसके साथ बाद जो कुछ भी हुआ वो भी एक हमारी तारीख का एक हिस्सा है। तो हामिद खान साहब के इन इंकशाफात को आप कैसे देखते हैं? जो ये वैसे ही इंकशाफात हैं जैसा कि राना इलियास साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर नसीम हसन शाह ने किए थे कि हम तो अपनी नौकरी बचा रहे थे, तो क्या इन पनामा बेंच के जजों में से भी कोई कुछ अरसे बाद ऐसा इंकशाफ करेगा? मुझे कोई हैरत नहीं होगी। मुनीर नियाजी बहुत पहले कह गए थे, मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है कि क्या है, कि हरकत है तेज तर और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। तो ये वही तसलसल है मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेकर आज तक। तो क्या बदला है? ये वही तसलसल आप कह रहे हैं, मगर फिर इसका असल कसूरवार कौन है? क्या डॉक्टर नसीम हसन शाह या जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, ये 2 जजेस कसूरवार हैं, या वो जर्नैल कसूरवार है
जिन्होंने अदलिया को इस्तेमाल किया? पूरी हुक्मरान अशराफिया और उसके तमाम किरदार, जिसके पास ज़्यादा ताकत उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी, लेकिन जो छोटे हिस्सेदार हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि बड़े जिम्मेदार हैं। लेकिन जाहिर है जिसके पास अख्तियार ज़्यादा है उस पर जिम्मेदारी भी ज़्यादा। जिसके पास अख्तियार ज़्यादा है उसके पास जिम्मेदारी है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और फिर ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या आज के सियासतदान माजी से कुछ सबक सीख रहे हैं या नहीं। वेलकम बैक। साफ़ी प्रोग्राम में पाकिस्तान का 5 जुलाई से 9 मई तक का सफ़र बड़ा अजीबो गरीब रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना और मुर्तज़ा सोलंकी साहब। सोलंकी साहब, 5 जुलाई 1977 के हवाले से कुछ आपकी यादें भी हैं, वो आप शेयर करना चाहेंगे ब्रीफली एंड क्विकली, अगर नाज़रीन को, नौजवान नस्ल को बताने के लिए? मेरे ख्याल में वो तमाम लोग जो 1977 के वक्त नौजवान थे, उनकी तो जवानी के बहुत सारे साल जो हैं वो चले गए ज़ियाउल हक के उस आमराना स्याह दौर में। प्रेस की जो पाबंदियां थी, इज़हार राय की जो पाबंदियां थी, सियासी सरगर्मियों पर जो पाबंदियां थी, और जिस तरीके से हर इख्तिलाफ राय रखने वाले को जेलों में ठूंसा गया, टार्चर कैंप में डाला गया, कोड़े लग गए, वो एक बहुत ही अज़ियतनाक दौर था। लेकिन उस हवाले से अहम था कि हमारे जो शायर थे, हमारे जो फनकार थे, हमारे जो सियासी कारकुन थे, हमारे जो सहाफ़ी थे, उन्होंने बहादुरी से इस स्याह दौर का मुकाबला किया और एक तरह से जो थोड़ी बहुत जमहूरियत बहाल हुई उसमें उनका बड़ा किरदार था। तो मैं तो यही समझ। जी, सोलंकी साहब की आवाज़ में कता होगी। राना इलियास साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये जो आज हम 5 जुलाई को याद कर रहे हैं, तो क्या आजकल के जो हालात हैं उनसे आप कैसे कंपेयर करेंगे? मैं तो सिर्फ अपनी याददाश्त पहले छोटी सी शेयर करूंगा कि मैं तो 2nd-3rd ग्रेड में था और उस वक्त स्कूल से मुझे अपनी याद है कि बसों में हम बैठ जाया करते थे और नारे 2 तरह के लगा करते थे। कलम दवात बस्ते में, मुफ्ती मर गया रस्ते में। कलम दवात बस्ते में, भुट्टो मर गया रस्ते में। ये तो मेरी अपनी पर्सनल याददाश्त में मौजूद है। तो अब जब प्रोफेशनली जर्नलिज्म में आ गए और सारी चीज़ों को देख रहे हैं, 12 अक्टूबर का कू हमने खुद देखा और मुसलसल कू का एक अमल जारी है यहाँ पे, उसमें पाकिस्तान डूबता है और किसी को कोई परवाह नहीं होती। आज कहने को ये बात हो रही है कि जी फौज ने बात मानी है कि हमने माजी में गलतियां की और हम पीछे हटना चाह रहे हैं, जैसे DGSI और DG ISPR दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एक सुनहरी मौका था वो वाला कि जब सियासतदान इकट्ठे होकर कोई फैसले कर लेते हैं, लेकिन चूंकि PTI के चेयरमैन उस वक्त वजीर आजम थे इमरान खान साहब, और वो बिल्कुल आज भी नहीं आ रहे उस जगह पे कि सियासतदानों के वो हाथ मिला लेने चाहिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने तो हाथ मिलाए कि पता लग गया जब जनरल मुशर्रफ ने सबके ऊपर रंदा फेरा तो सबको समझ आ गई कि मिसाक़े जमहूरियत होनी चाहिए। खान साहब को तो शाखे जैतून जरदारी और शहबाज शरीफ दोनों ने पेश की, लेकिन वो नहीं आए उस तरफ। वजीर आजम बनते उन्हें कहा कि मिसाक़े मईशत कर लें, वो तो समझते थे कि बस अब तो अगले 15-20 साल मैं ही हूँ। पल की खबर हमें अपने ईमान की हद तक ये है कि हमें नहीं पता, और वो फलसफा बना के बैठे थे, इसीलिए वो उस लाडलेपने से भी बाहर नहीं आ रहे। आज तक उनको समझ नहीं आ रही, वो अब भी उसी जगह बैठे हैं कि मुझे दोबारा संभालो। तो जब तक ये नहीं बैठेंगे खुद, जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा ना एक लफ्ज, हुक्मरान अशराफिया, हमारे यहाँ तो यही है कि या तो इन सबको बिठाएं जिसमें जज भी हो, जर्नैल भी हो, सियासतदान भी हो और ब्यूरोक्रेट्स भी हो, और डी चौक में लाइव माइक लगा दें इनको कि बताएं क्या गलतियां की थी आपने, क्या होना चाहिए। ये मुल्क तब ठीक होगा जब तक सारे नहीं मानेंगे। किसी एक के पीछे हटने से, किसी के दूसरे के हटने से, एक आप को ये मशवरा करने से, आप ये मशवरा जनरल बाजवा, जनरल फैज के लिए भी दे रहे हैं कि उनके आगे भी माइक लगा दिया जाए, वो भी बताएंगे क्या किया उन्होंने। नहीं, उन सबको बिठा दिया जाए, बोले इतराफ, वो जो कह रहे हैं ना गलतियां की, हम सियासत से पीछे हट गए, तो बताएं ना, खुल के बताएं की क्या फिर गलतियां क्या थी, माफी हो कि जी हर चीज बताएं। जजों ने क्या किया, कब इकट्ठे थे, आज अलग क्यों हुए, और आज फिर क्या हो रहा है, फिर यूट्यूबर्स के पास हमारे चीफ जस्टिस साहब क्यों चले गए। ठीक,
तो उनको सहारा क्यों लेना सुरंगी पड़ा? साहब, ये सवाल मैं आपसे भी करूंगा कि इलियास राना साहब ने जो बात की है कि सब इकट्ठे होकर अपनी गलतियों का एतराफ़ करें, क्या ऐसा करना मुमकिन होगा? और उसमें सबसे पहले किसको अपनी गलती का एतराफ़ करना होगा? मैंने शुरू से ही कहा था आपसे कि जिसके पास ज़्यादा ताकत है, जिसके पास ज़्यादा अख्तियार था, उनकी ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। अब तो आप उनकी तारीख देख लें वो कि कौन था? वैसे नाम ले सकते हैं? जाहिर है क्यों नहीं नाम ले सकते। जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। उनके जो कलीदी किरदार हैं वो आए बताएं कि किस तरीके से मुल्क चलाया है उन्होंने। बाजवा साहब भी बताएं, उससे पहले जो हैं वो भी आके बताएं, कियानी साहब भी बताएं, ये शुजा पाशा भी बताएं, ज़हीरुल इस्लाम भी बताएं। ये लिस्ट तो लंबी है, सब बताएं। और जनरल राहील शरीफ, जी बिल्कुल, सब बताएं। जहांगीर करामत भी बताएं। उसके बगैर कैसे होगा? आप तो ये ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात कर रहे हैं कि सच बोल के, अपने आप से सच बोल के रिकन्साइल करें तारीख के साथ गलतियों के। पब्लिक में बोलें। जी बिल्कुल, पब्लिक में बोलें। राणा साहब सही कह रहे हैं। तो क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी नहीं थी जिसकी तरफ राणा साहब ने भी इशारा किया है, DGISI और DGSPR की, जिसमें उन्होंने एतराफ़ किया था कि हमसे गलतियां हुई हैं? क्या वो काफ़ी नहीं है? नहीं जी, वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि असल बात यह है कि आपने आगे कैसे जाना है। जो मुस्तकबिल का जो रोड मैप है उस पर भी तो बात होनी है ना, कि ठीक है जी हमने ये गलतियां की, सियासतदान बताएंगे कि हमने ये गलतियां की, जो ब्यूरोक्रेसी के जो आला अरकान थे जिन्होंने मुल्क चलाया वो बताएं कि जी उन्होंने ये किस तरह से किया। तो उसके बाद फिर बात वहाँ पर तो नहीं ख़त्म होती ना, वहाँ से तो शुरू होती है कि आगे क्या करना है, किसने क्या किरदार अदा करना है। अभी जिस तरह से ये मुल्क एक मुआशी गड्ढे में गिरा हुआ है, आप समझते हैं कि ये $3 अरब स्टैंड बाय एग्रीमेंट करके 9 महीने से ये डंग टपाव के बाद मुल्क इस मुश्किल से निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। आप इकोनॉमिक फिगर्स देखें मुल्क के, आप आबादी देखें, पॉपुलेशन कंट्रोल देखें, बेतहाशा मसाइल है, उन पर बात बेतहाशा मसाइल हैं। और जो कौमें हाल में अपने माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखती, उनका शायद मुस्तकबिल भी कुछ नहीं होता। मुर्तज़ा सोलंकी साहब और आमिर इलियास राना साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।